आज का ये जो क्लास है ये 11th क्लास का है, जिसमें हम लोग मोशन स्ट्रेट लाइन के बारे में आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। इनफैक्ट आज जो कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे वो कल की कंटिन्यूशन ही पढ़ेंगे। और जैसे कि कल भी मैंने कहा था कि हमको अब कुछ फिजिक्स में मैथ्स के फॉर्मूले की ज़रूरत है, जिसको हम मैथमेटिकल टूल्स के हेडिंग से पढ़ेंगे। तो बीच बीच में हम लोग मैथमेटिकल टूल्स का हेडिंग डालेंगे। जैसे कि कल का जो वीडियो होगा वो आपका मैथमेटिकल टूल से रिलेटेड होगा। उसका फिजिक्स के टॉपिक से कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन उसके बिना फिजिक्स पढ़ नहीं सकते, तो उसको हम लोग लेक्चर्स पे काउंट नहीं कर रहे हैं। उसको सिर्फ मैथमेटिकल टूल्स के हेडिंग से, तो उस नाम से वीडियोस अपलोड किया जाएगा। जैसे कल पहला वीडियो होगा वो डिफरेंशिएशन के ऊपर होगा, मैथ्स का एक पार्ट है डिफरेंशिएशन। अभी फिलहाल आज जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जहाँ पे हमने कल छोड़ा था उसी का भी कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये बार बार याद दिला रहा हूँ कि उस मैथ्स का जो वीडियो अपलोड होगा उनको टॉपिक से मिक्सअप नहीं करना है। उनका एप्लीकेशन है, वो टॉपिक्स नहीं है, उनका एक एप्लीकेशन है। तो चूंकि आज जहाँ पे हम एंड करेंगे उसके आगे जो अगला टॉपिक होगा उसमें हमको ज़रूरत पड़ेगी मैथमेटिकल टूल्स की, डिफरेंशिएशन की, या और भी मैथ्स का पार्ट है, कैलकुलस इसको बोलते हैं, इसमें डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन या फिर ट्रिग्नोमेट्री या फिर अलजेब्रा का यूज़ होगा। उसका वीडियो कल अपलोड किया जाएगा। क्योंकि आज जहाँ पे हम छोड़ेंगे उसके आगे मैथ्स के पार्ट की जरूरत ज़्यादा है। शुरुआत करते हैं। तो कल हम लोगों ने जब मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ना शुरू किया था तो लास्ट में हम लोगों ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाके छोड़ा था। आज कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद दिला रहे हैं, जो कभी आपने कभी 9th क्लास में पढ़ा होगा। कैसे? कल जो हमने पॉइंट्स पढ़ा था, एक तो पढ़ा था पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में पॉइंट ऑब्जेक्ट, और दूसरा हमने पढ़ा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। आज हम लोग और कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें पहला पॉइंट आता है ओरिजिन। एक्चुअली ओरिजिन का अलग सवाल है, तो लोगों के माइंड में अलग अलग आइडिया है। कोई कहता है क्या, जैसे ये एक्स और वाई एक्स जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ ये 0 0 ये ओरिजिन। एक्चुअली मोशन में जो ओरिजिन का कंसर्न है वो क्या है? ओरिजिन वो पॉइंट है जहाँ से हम मेजरमेंट की शुरुआत करते हैं, जहाँ से मेजरमेंट की शुरुआत करते हैं। इनफैक्ट वी शुड नॉट गेट इट कंफ्यूज। हमको इससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि जो ओरिजिन है वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मोशन है। हमको इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ओरिजिन क्या है? ओरिजिन है क्या? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मेजरमेंट, जहाँ से आप नापने की शुरुआत करते हैं। इसके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखने की हैं। जैसे कैसे? ओरिजिन का जो मेन पर्पस है मोशन में वो है किसी भी बॉडी की पोजीशन को बताना अलॉन्ग विद डायरेक्शन। और डायरेक्शन बताने के लिए हम सहारा लेते हैं साइन का। पीछे वेक्टर्स हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि वेक्टर्स में प्लस साइन या माइनस साइन जो भी हम यूज़ करते हैं वो एक तरीके से कंपेरेबल डायरेक्शन की नहीं होता। तो ओरिजिन जो है वो पॉइंट है जिसके रेफरेंस से हम किसी भी बॉडी की पोजीशन के बारे में बता सकते हैं अलॉन्ग विद साइन। और वो साइन जो है वो हमको आइडिया देता है किसका? डायरेक्शन का। जैसे अगर हम मान लें हम पटना का ओरिजिन बनाते हैं और पटना से टुवर्ड्स दिल्ली जा रहे हों और टुवर्ड्स कलकत्ता जा रहे हों, टुवर्ड्स दिल्ली के डायरेक्शन को हम प्लस ले लें और टुवर्ड्स कलकत्ता के डायरेक्शन को माइनस ले लें। अब क्या है? अगर हम कहते हैं किसी ट्रेन की पोजीशन प्लस 50 किलोमीटर है, तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रेन है वो टुवर्ड्स दिल्ली है और टुवर्ड्स दिल्ली जा रही है और वो पटना से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। या अगर हम कहते हैं -40 किलोमीटर है, समझना चाहिए उस ट्रेन की दूरी पटना से 40 किलोमीटर है और उसका डायरेक्शन कलकत्ता की तरफ है। डायरेक्शंस के बारे में खास बात ध्यान रखनी चाहिए जो आगे भी यूज करेंगे। क्या? डायरेक्शन का साइन, क्या डायरेक्शन का जो साइन है वो एक ही बार डिसाइड किया जाता है, जर्नी के बीच में उसको बदल नहीं सकते। यानी कि अगर आपको पटना से दिल्ली का डायरेक्शन प्लस लेना है या माइनस लेना है, वो आपको स्टार्टिंग में डिसाइड करना होगा। आप बीच रास्ते में डायरेक्शन बदल नहीं सकते। जैसे कैसे? अगर आप डिसाइड कर लें कि पटना से डायरेक्शन दिल्ली का प्लस ले रहे हैं और दिल्ली से लौटने का डायरेक्शन अपने आप ही माइनस होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार आप पटना से दिल्ली की तरफ चल पड़े और फिर वापस लौटने के डायरेक्शन को भी आप प्लस ले लें, ऐसा नहीं होता। मीन्स क्या? जैसे कोई ट्रेन है, उस ट्रेन को अगर हमें चलाना है हरी झंडी और लाल झंडी, हरी झंडी से स्टार्ट करते हैं, लाल झंडी से रोकते हैं, तो ये आपको स्टार्टिंग में डिसाइड करना है कि हरी से चलाना है और लाल से रोकना है।
ऐसा नहीं होता कि हरी से चलाने के बाद आप फिर कहीं कि हम हरी से रोक लेंगे, ऐसा नहीं होता। सो रिगार्डिंग द डायरेक्शन, रिगार्डिंग द साइन ऑफ डायरेक्शन क्या है, साइन हैज टू बी डिसाइडेड इन द स्टार्टिंग एंड वंस द साइन डिसाइडेड कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द जर्नी। वंस द साइन डिसाइडेड कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द जर्नी। तो ओरिजिन, जिसको हिंदी मीडियम में लोग बोलते हैं मौलिक बिंदु, क्या है, वो पॉइंट जिसके रेफरेंस में हम किसी बॉडी की पोजीशन को बता पाए अलॉन्ग विद डायरेक्शन, और डायरेक्शन को बताने के लिए सहारा लेना पड़ता है प्लस या माइनस साइन का। फिर दूसरी बात ये आती है क्या, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया आपको, पटना से टुवर्ड्स दिल्ली और टुवर्ड्स कलकत्ता का एग्जांपल दिया। फिर ओरिजिन की कुछ और फीचर्स हैं, जैसे कैसे, अगर हम कभी ओरिजिन चेंज कर दें, ओरिजिन चेंज कर दें तो क्या होगा, ओरिजिन चेंज करने से दो पोजीशंस के बीच का डिस्टेंस नहीं बदलने वाला, वो खाली उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो नया ओरिजिन ले रहे हैं उसके हिसाब से उसमें चेंज आता है। दो पॉइंट्स के बीच का या दो बॉडी के दो पोजीशंस के बीच के डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आता। जैसे कैसे, अगर मान लें हमने पटना को ओरिजिन दिया और पटना से दिल्ली लगभग 900 किलोमीटर, तो पटना का ओरिजिन लेते हैं तो उस ओरिजिन के रेफरेंस में दिल्ली का पोजीशन कितना है, 900 किलोमीटर। अगर हम बनारस लेते हैं तो बनारस से लगभग 700 किलोमीटर। अब अगर हमने ओरिजिन पटना को नहीं लेके बनारस ले लिया तो दिल्ली का पोजीशन 700 किलोमीटर कहलाएगा, बट इट डज नॉट मीन कि पटना से दिल्ली का डिस्टेंस चेंज किया। इसलिए जब कभी भी हम किसी बॉडी का पोजीशन बताएंगे तो हमको एक रेफरेंस लेके बताना चाहिए। जैसे कैसे, 900 किलोमीटर फ्रॉम पटना, 700 किलोमीटर फ्रॉम बनारस। वैसे भी अब जैसे अगर मान लें जहाँ से मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हों, उनसे पूछा जाए कि आप कहाँ बैठे हैं, कुछ लोगों का आंसर होगा अंदर बैठे हैं, कुछ लोगों का आंसर होगा बाहर बैठे हैं। क्यों अंदर, क्यों, वो अपने आप को ये सोच रहे होंगे कि वो इस रूम के अंदर बैठे हैं, लेकिन रूम का रेफरेंस नहीं दे रहे, तो रूम के अंदर बैठे हैं। और अगर कोई अपने घर को रेफरेंस ले ले तो सब लोग घर से आके यहाँ बैठे हैं, तो वो एज कम्पेयर टू देयर होम वो क्या है, बाहर। मतलब कहने का कि इट ऑल डिपेंड्स कि आप किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि आपको रेफरेंस लेना पड़ता है पोजीशन को बताने के लिए। दूसरा ये है कि मैंने कहा कि ओरिजिन को चेंज करने से उस ओरिजिन के रेफरेंस में मतलब जो नया ओरिजिन है उसके हिसाब से पोजीशन कुछ और होगा, लेकिन दो पॉइंट्स के बीच का, दो प्लेसेस के बीच का या बॉडी की दो पोजीशंस के बीच का डिस्टेंस नहीं बदलता। फिर एक और बात आती है क्या, कि टाइम के रिगार्डिंग ओरिजिन क्या होता है। टाइम के रिगार्डिंग ओरिजिन क्या होता है, टाइम के रिगार्डिंग ओरिजिन वो इंस्टेंट होता है जिस इंस्टेंट से हम बॉडी की मोशन की स्टडी शुरू करते हैं। जैसे कैसे, अगर मान लें कोई ट्रेन जैसे राजधानी शाम को 5 बजे न्यू दिल्ली से चली और रात को 9 बजे वो कानपुर में है और सुबह 7 बजे पटना में है, और उस ट्रेन की वेलोसिटी, ट्रेन का स्पीड, ट्रेन का डायरेक्शन, जो सारी बातों का डिस्कशन शुरू करें रात के 9 बजे से, तो जब कभी भी हम उसको ग्राफिकली दिखाएंगे तो रात का 9 बजे का टाइम जो है वो क्या आएगा, वो ओरिजिन टाइम आएगा, यानी कि 0 टाइम आएगा। और उसके आगे का जो भी टाइम आएगा 10, 11 और रात के 12, फिर 1, फिर ये सब क्या है पॉजिटिव में चला जाएगा। और 9 बजे से रात के पहले का जो समय है 8, 7, 6, 5 वो सब नेगेटिव पे चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि टाइम नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन ग्राफ पे अगर टाइम को नेगेटिव एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब जो हमारा ओरिजिन टाइम है, यानी जिस इंस्टेंट से मोशन की स्टडी शुरू की गई उससे पहले का टाइम। अब कई बार क्या बोलता है, कई बार कैसे कहता है, टेक अ बॉडी, जैसे एग्जांपल के तौर पे अ बॉडी स्टार्ट्स एट 9 AM, टेक 9 AM एज t इक्वल टू 0। अब उसमें कई बार आपसे कहता है फाइंड पोजीशन फॉर t लेस देन 0। अब t लेस देन 0 का क्या मतलब, यानी कि 9 बजे से पहले का पोजीशन। टाइम नेगेटिव नहीं है, लेकिन अगर हम कहते हैं t लेस देन 0 यानी कि 9 बजे की सुबह 9 बजे की टाइमिंग को हमने 0 लिया था, तो उससे पहले का पोजीशन क्या आएगा, t लेस देन 0 पे आएगा। सारी बातें जिसको आप लिख सकते हैं पॉइंट वाइज। क्या, नंबर 1, ओरिजिन इज द पॉइंट विद रेफरेंस टू विच पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज एक्सप्रेस्ड अलोंग विथ डायरेक्शन, राइट। टू एक्सप्रेस द डायरेक्शन वी हैव टू कंसीडर प्लस और माइनस साइन। बाय चेंजिंग origin
the position of a body or position of a place is changed with reference to the new origin. However, the distance between the 2 points or 2 places does not change. फिर आता है क्या? In regards with time, regarding with time, the instant we start studying the motion, that instant is termed as zero time or origin time, and all the instants before that zero time are considered to be negative on graph, and all the instants after that origin time are considered positive on graph. It does not mean that time is negative. Only thing is that if we say t less than 0, it means any instant which is prior or which is before the instant we start studying the motion. ठीक है? तो ये आपका origin के बारे में क्या मतलब, जैसे वैसे भी आप देखें नंबर लाइन सिस्टम पे भी, अगर मान लें यहाँ पे 1 मैं लिखता हूँ, ये जस्ट एक समझाने के लिए, अगर मान लें यहाँ पे origin है, यहाँ पे 1 लिखता हूँ, यहाँ पे 2 लिखता हूँ, यहाँ 3 लिखता हूँ, यहाँ 4, अगर मैंने origin यानी मेजरमेंट यहाँ से शुरू किया तो यहाँ से इस पोजीशन, इस पॉइंट की पोजीशन कहाँ पर है? 2 पे है। और अगर मैं इस जगह पे ओरिजिन ले आऊं तो डिस्टेंस कितने का रहेगा? 1 यूनिट का ही रहेगा। तो इस ओरिजिन माने तो इसका पोजीशन कहाँ पर है? 1 यूनिट पे। इसको ओरिजिन माने तो कहाँ पर है? 2 यूनिट पे। लेकिन यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो सकता ना। तो अगर आप, जैसे मेरा कहने का मतलब है, एक और एग्जाम्पल आप देखें, जैसे अगर मान लें मेरे घर से 3 किलोमीटर की दूरी पे कोई मिठाई की दुकान है और वो मिठाई की दुकान किसी और की घर की दूरी से किसी और के घर से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। अब मैं कहूँ कि मिठाई की दुकान 3 किलोमीटर पे है और कोई दूसरा कहे 2 किलोमीटर पे है, दोनों ही बातें इनकम्प्लीट है। कहना पड़ेगा मेरे घर से 3 किलोमीटर और दूसरे के घर से 2 किलोमीटर। तो सुनने में वो कम लग रहा है, लेकिन चूंकि अब हमने ओरिजिन बदल दिया इसलिए उसके रेफरेंस से पोजीशन बदल गया, वो 2 किलोमीटर हो गया। पहले रेफरेंस क्या था? मेरा घर, तो वहां से पोजीशन कितना था? 3 किलोमीटर। तो चेंजिंग द ओरिजिन मींस व्हाट? विद रेफरेंस टू दैट न्यू ओरिजिन पोजीशन मे बी समथिंग एल्स, बट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेसेस और द 2 पॉइंट्स कैन नॉट चेंज। इस तरीके से मैं अभी टाइम ले रहा था, जैसे अगर मान ले मैं कभी कोई ग्राफ की मुझे जरूरत पड़ जाए और मैं टाइम ले लूं और मैं मान लो कि मैं कहता हूं कि वो किसी ट्रेन के मोशन की स्टडी 9 बजे से करनी शुरू कर दी, 9 बजे से शुरू करनी शुरू कर दी। तो 9 बजे का मतलब इसको मैं 0 ले रहा हूँ, 10 बजे का टाइम मेरा 1 होगा, 2 बजे का टाइम, 11 बजे का टाइम 2 होगा, 12 बजे का टाइम 3 होगा, 8 बजे का टाइम -1 होगा, 7 बजे का टाइम -2 होगा। तो टाइम भी नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? 9 बजे से पहले का टाइम, और यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब 9 बजे के बाद का टाइम। ठीक है? तो ये सारी बात आती है ओरिजिन के बारे में। फिर ओरिजिन के बाद जो अगला जो मोशन की स्टडी के लिए टर्म आता है वो बहुत सिंपल टर्म है, वी नो इट, बचपन से पढ़ते आए हैं, उसको बोलते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट। इट इज व्हाट? इट इज चेंज इन पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन मेंशन करना जरूरी है। इट इज चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। कहने के लिए कोई कहता है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली वो जो कहा जाता है वो वेक्टर के हिसाब से कहा जाता है, ठीक है, लेकिन इट इज अ चेंज इन पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉर अ बॉडी, एंड देन व्हाट? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। फिर यहाँ पे एक बात और आती है क्या कि जो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है? वो डिस्टेंस के बराबर या उससे कम हो सकता है, डिस्टेंस के बराबर या उससे कम, या कई बार डिस्टेंस के बराबर भी होता है, यानी कि लेंथ ऑफ द पाथ के बराबर। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि इट इज अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। नंबर 2, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। इसके फेवर में आप ये कह सकते हैं, जैसे अगर मान लें कोई बॉडी है वो P से लेकर Q तक पहुंची, ये रेडियस R है और पहले वो बॉडी ऐसे पहुंची, तो इस केस में आपका जो लेंथ ऑफ द पाथ है या डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो कितना हुआ? पाई r, सरकमफ्रेंस का आधा,
और यहाँ पे जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ, वो कितना हुआ 2r। आप इस जगह पे अगर आप डायरेक्टली भी चले जाएं तो भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2r। तो चाहे आप ऐसे घूम के जाएं चाहे ऐसे जाएं, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू व्हाट 2r इन बोथ द केसेस। क्यों? डिस्प्लेसमेंट हुआ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट हुआ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो इस ढंग से जो है ये आपका डिस्प्लेसमेंट के बारे में ये अलग पॉइंट निकल के आया। और जो अभी तीसरा पॉइंट जो हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे थे, जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस के बराबर या उससे कम होता है। जैसे कैसे? अगर हम अपने घर से कार से 8 किलोमीटर पे जाएं और वहीं रुक जाएं तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वही हमारा डिस्टेंस भी है। लेकिन अगर मान लें वहाँ से 2 किलोमीटर वापस आ जाएं तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया 6, क्योंकि 8 अगर जाने का डायरेक्शन पॉजिटिव में लेते हैं और 2 वापस आने का नेगेटिव में, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 6। और डिस्टेंस का यहाँ तक सवाल है या टोटल लेंथ ऑफ द पाथ का सवाल है, तो ये कितना हो जाएगा 8 + 2 10 किलोमीटर हो गई डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट हो गया 6 का। कई बार बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन आता है नीट वगैरह में। नीट के एग्जाम में से क्वेश्चन आता है क्या, अगर मान लें यहाँ पर आप लिख रहे हैं पोजिशन और यहाँ लिख रहे हैं डिस्टेंस, यहाँ लिख रहे हैं टाइम। वैसे मैंने ग्राफ पढ़ा नहीं है लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है। कोई कहता है क्या इस तरह का कोई ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए पॉसिबल है क्या, या डिस्टेंस टाइम के लिए पॉसिबल है क्या? तो ये बड़ा घटा बड़ा घटा, तो इस तरह का ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम में चलेगा। क्यों? बड़ा घटा पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। यहाँ पर सवाल है डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस तो इट विल कीप ऑन एडिंग, स्केलर क्वांटिटी है, तो ये डिस्टेंस टाइम में ग्राफ ऐसा नहीं चल सकता। तो यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे टाइम है, तो ग्राफ सही है, बन सकता है। लेकिन यहाँ डिस्टेंस ले रहे हैं, यहाँ टाइम में ग्राफ नहीं बन सकता, राइट। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये जो आपका था यहाँ पे, जैसा कि मैंने कहा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यहाँ पे आप इसमें एक और देख सकते हैं। कैसे? अगर मान लें आप यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, राइट, तो ये रहा r, ये रहा r, तो कितना हुआ r। और इसमें अगर आप दूसरा क्या है, कैसे? अगर आप यहाँ से यहाँ सीधा आ रहे हैं तो ये r और यहाँ क्या हुआ r। आप क्या करें, अब यहाँ से घूम के भी चले जाए ऐसे यहाँ पे, तो भी क्या हुआ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये हुआ ना, तो कितना आएगा r। तो ये कुल मिला के डिस्प्लेसमेंट के बाद। अब ऐसे आप जब एससीवी खोलेंगे और उसमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया गया है एवरेज स्पीड और वेलोसिटी का, उसमें क्या कहता है, एक जगह पे कहता है कि इट टेक्स 8 आवर by bus to go by the road and distance is 320 km from Patna to Ranchi, and when we go by a plane, we go by air, then the distance is what 260 km। हालांकि क्वेश्चन कुछ और है, उसमें आपसे एवरेज स्पीड और वेलोसिटी का डिमांड किया जाता है। तो सीधी सीधी बात है, अगर आप बाय रोड जा रहे हैं पटना से रांची तो 320 किलोमीटर है, और बाय एयर जा रहे हैं 260 किलोमीटर है, तो चाहे वो बस को लें और चाहे वो प्लेन को लें, डिस्प्लेसमेंट दोनों ही केस में आपको 260 लेना पड़ेगा, क्योंकि प्लेन का जो रूट है वो शॉर्टेस्ट रूट होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। तो मेन बातें मैंने बताई, एक तो आपका क्या चेंज इन पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दूसरा फिर आपको बताया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल इनिशियल पोजीशन, तीसरा बताया क्या कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो टोटल डिस्टेंस के बराबर या उससे कम हो सकता है। और बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। ये 4-5 बातें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। फिर डिस्प्लेसमेंट के बाद टर्म आता है क्या, स्पीड।
तो स्पीड के बारे में कुछ कहना ही नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है और स्पीड आप जानते हैं क्या, डिस्टेंस बाय टाइम। उसमें अगर हम बात करें किसकी, एवरेज स्पीड की, तो जो एवरेज स्पीड है वो क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। फिर बात आती है वेलोसिटी की, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगला हो गया स्पीड, फिर होगा वेलोसिटी। जहां तक सवाल है वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और उसमें भी अगर आप बात करें एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी इट इज व्हाट, टोटल डिस्प्लेसमेंट by total time। total displacement by total time। अभी कर क्या रहे हैं, अभी आपको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं। उसमें से एक पर्टिकुलर एनसीईआरटी का है और कुछ एक्स्ट्रा है। और एवरेज वेलोसिटी और स्पीड के बाद नेक्स्ट जो कल जो क्लास अपलोड किया जाएगा उसमें हम पहले आपको मैथमेटिकल टूल्स का आइडिया देंगे, और उसके फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेलोसिटी के बारे में जब आगे प्रोसीड करेंगे तो वहाँ पे एक और जब का वेलोसिटी आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था क्या, स्टार्टिंग किया था हम लोगों ने पॉइंट ऑब्जेक्ट से, फिर पहुँचे थे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, फिर पहुँचे थे डिस्प्लेसमेंट, फिर एवरेज स्पीड, फिर एवरेज वेलोसिटी। ठीक, तो ये एक्चुअली है क्या, ये पूरा जो मोशन है इसको हम लोग मोशन स्ट्रेट लाइन, इसको दो हिस्सों में पढ़ने वाले हैं, एक है यूनिफॉर्म मोशन, एक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो स्टार्टिंग जो हम लोग कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन से। तो यूनिफॉर्म मोशन में हमको तीन एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग तीन टॉपिक्स को पढ़ना है यूनिफॉर्म मोशन में। जो पहला टॉपिक आता है वो आता है प्रॉब्लम्स ऑन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। दूसरा आता है आपका यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, और तीसरा इसमें आता है रिलेटिव वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, रिलेटिव वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। इन तीन टॉपिक्स को हम लोग कवर अप करेंगे। इन तीनों टॉपिक्स के बाद शुरू होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और जहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन शुरू होता है वहाँ पे हम लोगों को डिफाइन करना होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसके लिए हमको, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैथ्स का जो अप्रोच है उसको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन यानी कैलकुलस, वो सीखना जरूरी है। तो पहले तो अभी फिलहाल हम यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म मोशन में अब सबसे पहला टॉपिक जो है पढ़ने वाले, प्रॉब्लम्स ऑन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। प्रॉब्लम्स ऑन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, इसे पहला क्वेश्चन लिखें। पहला दो क्वेश्चन बहुत बेसिक टाइप का है, सिर्फ फॉर्मूले को यूज करवाने के लिए है। लेकिन a bus goes from town A to town B with a velocity of 40 km/h and comes back with a velocity of 60 km/h. Find the average speed and the average velocity. Find the average speed and average velocity. इसमें सबसे पहले जो गलती जो लोग करते हैं, क्या करते हैं, वो सीधा 60 + 40/2 कर देते हैं। वो नहीं है। 60 + 40/2 जो आप करेंगे वो आप डाटा का एवरेज निकाल रहे हैं। अभी हमने देखा, अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना है तो चाहिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और अगर आपको एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। यानी कि जो भी आपके पास क्वेश्चन है उसमें आपको अकॉर्डिंग टू द डाटा आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम चाहिए होगा, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम चाहिए होगा, राइट। जहां तक सवाल है पहले पार्ट का, जहां तक सवाल है एवरेज वेलोसिटी का, तो एवरेज वेलोसिटी इस केस में 0 हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा, 0। क्यों 0 आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी से 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी = 0 सिंस डिस्प्लेसमेंट = 0। जहां तक सवाल है एवरेज स्पीड का, तो क्या करना पड़ेगा, एवरेज स्पीड के लिए लेट द डिस्टेंस बिटवीन A and B be x।
अब ए से बी तक का डिस्टेंस क्या है, x है, और बी से ए तक का डिस्टेंस क्या है, x है। तो यहां पर एवरेज स्पीड जब निकालेंगे तो क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 2x अपॉन टाइम में क्या आएगा, x अपॉन जो स्पीड था जाने का 60 और आने का 40, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। तो यहाँ पे x तो कॉमन हट जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा, ये आएगा 48 किलोमीटर, ये आपका एवरेज स्पीड आएगा, राइट। ये नहीं था कि 60 प्लस 40 बाई 2 कर देंगे, वो नहीं, वो डाटा का एवरेज निकालना है। जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, या अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन या अगला जो क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं आपने कभी 9th क्लास में किया होगा, हालांकि एससीबी में ऑब्जेक्टिव में भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा जो अगला बताने वाले हैं। लिखें, a body travels half the total distance with speed v1 and other half of the total distance with speed v2. Find the average speed. दूसरा है, in the other case the body travels for total half of the time with speed v1 and the next half of the time with speed v2. Find the average speed. Find the average speed. क्या जो बॉडी है, एक बॉडी है, वो टोटल डिस्टेंस का आधा v1 से ट्रेवल कर रही है, आधा v2 से ट्रेवल कर रही है, क्या चाहिए, एवरेज स्पीड। दूसरे केस में क्या कर रही है, आधा डिस्टेंस, आधा टाइम v1 से, आधा टाइम v2 से, एवरेज स्पीड चाहिए। अब पहले केस में आते हैं, लेट द टोटल डिस्टेंस विल बी x। तो x by 2 का डिस्टेंस हुआ और x by 2 का डिस्टेंस हुआ, यहाँ पे स्पीड v1 हुआ, यहाँ पे स्पीड v2 है। अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस कितना आया, x, और टोटल टाइम में क्या आएगा, x by 2 के लिए टाइम कितना लगेगा और यहाँ पे कितना लगेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट व्हाट, 2v1 v2 by v1 plus v2। ये बहुत ही एवरेज टाइप का। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हमने निकाला 2v1 v2 by v1 plus v2। वैसे इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जैसे कैसे, यहाँ पे x जो था, ये x अगर आप कॉमन निकाल दें तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/1 by 2v1 plus 1 by 2v2। इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये इट विल बी 4v1 v2 by 2v1 plus 2v2, इसी का रिजल्ट है। वैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया था, चाहे तो पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में क्या था, सेकेंड पार्ट में यहाँ पे आपसे पूछा गया था क्या कि अगर टोटल टाइम t है तो मतलब आधे टाइम में, है ना, आधे टाइम में स्पीड v1 था और आधे टाइम में स्पीड v2 था, तो लिख सकते हैं लेट द टोटल टाइम बी v, लेट द टोटल टाइम बी v, और ऐसे में क्या होगा, लेट द टोटल टाइम बी t, और t by 2 टाइम में स्पीड कितना हो गया v1, t by 2 में कितना हो गया v2। अब जब आप एवरेज स्पीड निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस आएगा v1 into t by 2 प्लस v2 into t by 2 अपॉन t। क्या मिलेगा, v1 प्लस v2 by 2। वेरी सिंपल। एक्चुअली ये पिछला भी जो क्वेश्चन, इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो भी, और ये सब बहुत एवरेज टाइप का क्वेश्चन है, और किसी आपने 9th क्लास में ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया हो, राइट। अब आते हैं
अगले क्वेश्चन में। जो अगला जो क्वेश्चन है इनफैक्ट वो एससीवी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिए, क्या इट टेक्स 8 आवर बाय बस टू गो फ्रॉम पटना टू रांची एंड द रोड एंड द डिस्टेंस इज 320 किलोमीटर एंड इट टेक्स हाफ एन आवर बाय द प्लेन। हालांकि बुक में 30 मिनट लिखा हुआ है तो हाफ एन आवर बाद बराबर है। इट टेक्स हाफ एन आवर by the plane to go from Patna to Ranchi and the distance traveled is 260 km. Find the average speed and average velocity of the bus and the plane. अब इसमें क्या था, अगर आप बात करें फॉर बस, तो फॉर बस के लिए जो आपके पास डिस्टेंस है वो कितना है 320 किलोमीटर, और जो टाइम है वो कितना है 8 आवर्स। तो ऐसे में अगर आप एवरेज स्पीड निकालेंगे तो कितना आएगा 320 by 8 जो भी 40 किलोमीटर पर आवर। जहां तक सवाल है एवरेज वेलोसिटी का ना, तो एवरेज वेलोसिटी में क्या करना पड़ेगा, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सा लेना पड़ेगा, प्लेन वाला, बिकॉज द प्लेन फॉलो द शॉर्टेस्ट रूट। और अभी थोड़ी देर पहले कहा गया क्या कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे जब एवरेज वेलोसिटी निकालने की बात आएगी तो कितना आएगा 260 अपॉन 8 यानी कि 32.5 किलोमीटर पर आवर। मींस व्हाट, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सा लेना है, जो प्लेन का डिस्टेंस ट्रेवल है, बिकॉज जो प्लेन का डिस्टेंस ट्रेवल होगा दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पटना टू रांची। फिर बात आती है क्या प्लेन के बारे में। तो प्लेन के केस में क्या होगा, प्लेन के केस में जो डिस्प्लेसमेंट है, जो प्लेन के केस में डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा 260 किलोमीटर, तो होना ही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस भी कितना होगा, सेम होगा, क्योंकि इस केस में जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट है। बस के केस में उल्टा था, बस के केस में रोड वाला जो रूट था वो डिस्टेंस था और डिस्प्लेसमेंट कौन सा था, प्लेन का था, प्लेन वाला था। अब यहाँ पे अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना है, दोनों सेम ही आएगा। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, 260 by 1/2। 30 मिनट्स का है या हाफ आवर का है, टाइम क्या था 30 मिनट्स और हाफ आवर, तो कितना आएगा 520 किलोमीटर पर आवर। और जहां तक सवाल एवरेज वेलोसिटी का, इट विल बी अगेन द सेम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इस केस में सेम है, तो ये भी सेम आएगा। कितना आएगा 520 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसमें आते हैं एनसीईआरटी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि क्वेश्चन बहुत, ये तो नहीं कह सकते कि बहुत टिपिकल है, लेकिन थोड़ा लेंथी है। ये एनसीईआरटी का मोशन स्ट्रेट लाइन यानी चैप्टर नंबर 3 का ये 14th क्वेश्चन है, लिख सकते हैं। अ मैन गोज ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 किलोमीटर with a speed of 5 km per hour. Finding the market close, he comes back with a speed of 7.5 km per hour. Find the average speed and average velocity between 0 to 30 minutes, 0 to 40 minutes and 0 to 50 minutes. क्वेश्चन को आप डिवाइड करके सुनेंगे या एनसीईआरटी का क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा क्या कहा गया है। एक आदमी है, वो स्ट्रेट रोड पे जा रहा है अपने घर से, और वो 2.5 किलोमीटर की दूरी पे मार्केट है, वहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और फिर क्या कर रहा है, मार्केट को बंद देखता हुआ 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ गया। आपको 3 अलग अलग इंटरवल्स दिए गए हैं, 0 से 30 मिनट, 0 to 40 मिनट और 0 to 50 मिनट। इन टाइमिंग्स में आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और स्कूल में एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, अब देखें। सबसे पहले देखते हैं टाइम टेकन।
to reach to the market, to reach to the market. इसको T1 कर देते हैं। डिस्टेंस कितना था 2.5, स्पीड कितना था 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये आएगा हाफ आवर कहें या 30 मिनट्स कहें। फिर क्या हुआ, फिर था आपका टाइम टेकन टू कम बैक, टाइम टेकन टू कम बैक। ये क्या था आपका T2 मान लेते हैं, है ना, और 2.5 और स्पीड कितना था 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो इट विल गिव यू 1/3 आवर्स और 20 मिनट्स, राइट। तीनों पार्ट्स को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 के बाद उसको इरेज करेंगे, पार्ट 2 पे पहुंचेंगे, पार्ट 2 को इरेज करेंगे, पार्ट 3 पे पहुंचेंगे। स्पेस का पार्ट 1 में आते हैं। आप देखेंगे 0 to 30 मिनट्स, 0 to 30 मिनट्स के अंदर ये आदमी क्या हुआ, घर से चला और मार्केट तक पहुंचा, वापस तो नहीं पड़ा। और साथ में ये भी दिया है स्ट्रेट रोड, यानी कि मुड़ा उड़ा भी नहीं है। और कहीं मुड़ता पड़ता तो फिर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ता भाई वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, लेकिन यहां तो सीधा ही पहुंच रहा है ना। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में आपका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो उतना ही होगा जो मार्केट का दूरी था, यानी कि 2.5 किलोमीटर। टाइम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं 30 मिनट्स का या कहें हाफ आवर्स का। तो ऐसे में अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो 2.5 by 1/2 इट विल गिव यू 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर आते हैं इसमें डिस्टेंस पे। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस कितना आएगा 2.5 किलोमीटर। और जब एवरेज स्पीड की बात आएगी तो 2.5 अपॉन 1/2 5 किलोमीटर। आगे इसके सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट पे क्या है, सेकंड पार्ट में जो टाइमिंग हमारे पास दिया गया वो 0 to 40 मिनट्स का दिया गया। अब देखें 0 to 30 मिनट में तो मार्केट पहुंचा ही था, तो डिस्टेंस कितना आएगा 2.5 किलोमीटर। 20 मिनट में वापस आया था, तो 20 का आधा 10, क्योंकि हमको 0 से 40 मिनट तक चाहिए। तो इन 10 मिनट्स comes back by 1.25 किलोमीटर। आइडिया कहां से लगा, 20 मिनट में गया, 30 मिनट में गया और 20 मिनट में आया, तो 20 का आधा 10 ही तो हुआ, तो उसमें 1.25 आया। तो टोटल डिस्टेंस कितना है आपके पास, टोटल डिस्टेंस जो आएगा वो आएगा 2.5 प्लस 1.25 यानी कि 3.75 किलोमीटर। ऐसे में जो टाइमिंग हमारे पास दिया गया है वो 40 मिनट्स का दिया गया है, यानी कि आप कह सकते हैं 40/60 यानी कि 2/3 आवर्स का दिया है। यानी कि अगर ऐसे में आप एवरेज स्पीड निकालना चाहें तो आप कह सकते हैं कि आप 3.75 का डिस्टेंस हो गया और साथ में 2/3 आवर्स का टाइम हो गया। बाकी कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, राइट। कैसे कैसे हुआ, डिस्टेंस 3.75, टाइमिंग कितने का 40 मिनट्स, तो 40/60 इसको कितना है 2/3 आवर्स। प्लेस करने निकालना।
अब रहा सवाल एवरेज वेलोसिटी का। तो इसमें क्या हुआ, 30 मिनट में वो 2.5 किलोमीटर गया और 10 मिनट में वो आधा डिस्प्लेसमेंट वापस आ गया, क्योंकि वापस से आया था 2.5 किलोमीटर 20 मिनट में, लेकिन 10 मिनट में तो आधा ही आएगा ना। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना बनेगा, डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो आएगा 2.5 माइनस 1.25, दैट विल बी 1.25 किलोमीटर। और जहां तक सवाल है एवरेज वेलोसिटी का, तो सिंपल क्या आएगा 1.25 अपॉन 2/3 अपॉन 2/3। कैलकुलेशन आप खुद कर लें, एक्चुअली थोड़ा टाइम बचाना चाह रहे हैं। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। सो फार एज थर्ड पार्ट इज कंसर्न, जहां पर तीसरे पार्ट का सवाल है, तो तीसरा पार्ट बहुत आसान सा है। क्या इसमें 30 मिनट में गया और 20 मिनट वापस आया। क्यों 20 मिनट का टाइम ले रहे हैं, बिकॉज वी नीड अ टाइम ऑफ 0 to 50 मिनट्स। तो 30 मिनट में गया और 20 मिनट में वापस आया, तो टाइमिंग जो आपके पास बचा वो क्या बचा, 50/60 यानी कि 5/6 आवर्स। और डिस्टेंस कितना हुआ, 2.5 गया और 2.5 वापस आया, तो डिस्टेंस इक्वल टू व्हाट, 2.5 प्लस 2.5 यानी कि 5 किलोमीटर। जहां तक सवाल है एवरेज स्पीड निकालने का, तो आएगा 5 अपॉन 5/6 दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर। सो फार एज एवरेज वेलोसिटी इज कंसर्न, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो तो जितना गया उतना वापस आ गया 0, therefore average velocity will be 0. Average velocity equal to, तो ये सारी बातें थी अभी तक जो हम लोगों ने मोशन में पढ़ा। वो मोशन में हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है क्या, कल तो हमने बेसिक्स बताया था, उसका कुछ टर्म्स वगैरह बताया था, और टर्म्स में मेनली हमने पढ़ा था पॉइंट मास, पॉइंट ऑब्जेक्ट, फिर हमने पढ़ा था ऑरिजिन, फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर स्पीड, फिर वेलोसिटी। और आज आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बताया। हालांकि मैक्सिमम इस टाइप का क्वेश्चन 9th क्लास में बच्चा कर चुका होता है, तो बस आपको एक फॉर्मूला बताने के लिए या बेसिक्स याद दिलाने के सारा बताया। ये ध्यान रहे, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन स्ट्रेट लाइन, और हम लोग जो भी लेक्चर या वीडियोज अपलोड करेंगे उसमें नेमिंग करके करेंगे। जैसे आप पहला था लेक्चर 1 जो लास्ट वाला था मोशन का, ये अगला जो आएगा लेक्चर 2 होगा। इस बीच में बार बार बोला जा रहा है, कल से खास तौर पे एक रेगुलर इंटरवल पे मैथ्स का सेक्शन डाला जाएगा, उसको हम कोई नेमिंग नहीं देंगे, वो लेक्चर वो मतलब फिजिक्स के टॉपिक के हिसाब से नेमिंग नहीं देंगे, वो अपने आप में अलग ही टॉपिक अलग ही लेक्चर रहेगा, और वो टोटली फिजिक्स को सपोर्ट करने के लिए है। नेक्स्ट क्लास में मोशन में हम लोग इसके ऊपर कुछ 1-2 हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वगैरह क्या होता है, उसको आगे हम प्रोसीड करेंगे। अब हमने पहले बोला था कि यूनिफॉर्म मोशन के तहत हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए यूनिफॉर्म मोशन में पहला टॉपिक हमने पढ़ा प्रॉब्लम्स ऑन एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। सेकंड जो टॉपिक आता है वो आता है आपका यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ्स, और तीसरा जो आता है वो आता है आपका रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन। 3 टॉपिक्स हमको यहाँ पे कवर करना है।